Okay, guys, let's start with our new chapter Strategic Analysis of Operating Income. No, I won't extend too much. भाई आप लोगों का बहुत ज़्यादा फिर ऋण चढ़ जाता है मेरे ऊपर. इतना ऋण मेरे को नहीं रखना आपका. मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा आज. इस चैप्टर का थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट है, उसको टच करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, जिससे कि आपके पास एक सम हो जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. देखिए, ये चैप्टर करता क्या है, बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करता है अलग अलग तरह से, और फिर उसके बेस पर हम लोग फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें आगे कैसे करना चाहिए. नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं in our financial statements also, so that is one way of seeing the profits. But can there be any other way? Yes, there are different ways of analysis of operating income which helps us in taking strategic decisions or long term impactful decisions. So what we actually learn is in this chapter three different ways. One is strategic profitability analysis, second is direct product profitability, third is customer profitability analysis. So these are three different ways of analysis of profits. Now second and third concept here is closely connected with activity based costing principles, but the first one is quite different. It is connected with fully standard costing principles. So since you have not done standard costing, you don't have to worry, because whatever is being discussed here is all well noted over here. I'll just give you the idea of understanding it. आप इसको बस फॉलो करोगे, आपका काम हो जाएगा. आप इसको बस फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा. ठीक है. सो स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है कि आप अपना इनकम स्टेटमेंट को तीन पार्ट में तोड़ो. एक पार्ट है ग्रोथ इफेक्ट, दूसरा पार्ट है प्राइस रिकवरी, एंड तीसरा पार्ट है प्रोडक्टिविटी. ग्रोथ इफेक्ट, प्राइस रिकवरी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है. तीन पार्ट में ब्रेक करो, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी एंड प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज एनी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम. इन शॉर्ट वी से AO minus BO. AO minus BO, actual output minus budgeted output. Growth is any changes due to volume in your income statement. Income statement में volume के कारण जो भी changes आया वो growth. Price recovery is change in price, selling price or cost price. Due to change in price, whatever is the effect in your income statement. And then there is productivity. Productivity is change in your quantity used, like efficiency variance. एक एफिशिएंसी वेरिएंस जैसा है, एक रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस जैसा है, और एक वॉल्यूम वेरिएंस जैसा है. ठीक है. अब इसको इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कैसे कराते हैं? क्वेश्चन में आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट स्टेटमेंट दिया होता है और करेंट ईयर का दिया होता है. ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होता है, जिसको आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे. फॉर्मेट को देखो पहले. लास्ट ईयर प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट. लास्ट ईयर प्रॉफिट का स्टेटमेंट बना लोगे, रेवेन्यू लेस मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, एडमिन एंड सेलिंग प्रॉफिट. फिर करेंट ईयर का भी लिख लोगे. हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर थोड़ा सा इसमें भी वर्किंग चाहिए. हो सकता है क्वेश्चन में प्रॉपर टोटल अमाउंट नहीं दिया हो, मटेरियल का जैसे क्वांटिटी और रेट दे दिया, लेबर का आवर और रेट दे दिया, तो आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे. ठीक है. तो इस तरह से दोनों प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर ये बीच के जो फिगर्स है उसको एनालिसिस करके लिखना पड़ता है थ्रू सम वेरिएंसेस. वी यूज सम वेरिएंसेस टू गेट द फिगर्स ऑफ दीज. ठीक है. क्या चीज होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो देख लेना. सेल्स में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है. ठीक है. सेल्स में प्राइस और वॉल्यूम होता है. मटेरियल में तीनों होता है. अगर लेबर कॉस्ट होगा तो उसमें भी तीनों होगा. कन्वर्जन कॉस्ट और एडमिन सेलिंग को मैंने पूरा फिक्स्ड माना है, फुल्ली फिक्स्ड माना है, तो फिक्स कॉस्ट को वॉल्यूम से अफेक्ट नहीं करा रहे. फिक्स कॉस्ट अज्यूम करे कि विद इन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा,
यानी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करने से क्या होता है कि आपका फिक्स कॉस्ट का फिर वॉल्यूम से कोई लिंक नहीं होता। तो फिक्स कॉस्ट में वॉल्यूम का कोई असर नहीं है और फिक्स कॉस्ट में प्रोडक्टिविटी का कोई असर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या चीज नहीं आता है कभी भी। फिक्स कॉस्ट ही हमेशा मानेंगे मार्जिनल अप्रोच वाला ही, क्वेश्चन में हमेशा मार्जिनल अप्रोच वाला ही मान के सम करेंगे। क्वेश्चन कभी बोलता नहीं है, कभी नहीं बोला आज तक। तो ग्रोथ इफेक्ट हट जाएगा, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, सेल्स का प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी खाली वेरिएबल कॉस्ट का होता है, वेरिएबल कॉस्ट का होता है। मटेरियल और लेबर भी अगर वेरिएबल कॉस्ट होगा तो उसमें भी तीनों आएगा। सो मैं क्विकली आपको एक सम के माध्यम से ये पूरा दिखा देना चाहता हूँ। आप फिर लास्ट में क्रॉस चेक करोगे कि लास्ट ईयर प्रॉफिट में तीनों को जोड़ने से करंट ईयर प्रॉफिट आता है। बेसिकली इट गिव्स अस एन एनालिसिस कि हाउ मच ऑफ प्रॉफिट वी हैव अर्नड बिकॉज ऑफ आवर growth in volume or because of price effect. We are cancelling out the price effect of revenue with the cost price effect, and how much of growth or change in income has come due to our productivity, due to our productivity management or efficiency. Productivity is another name for efficiency. So if increasing efficiency have been fruitful, it will be reflected over here. ठीक है। सो इसका दो टाइप होता है वैसे, एक टाइप 1 है, अभी हम वही सिखा रहे हैं आपको। फिर एक बार टाइप 1 होने के बाद ही टाइप 2 सीखा जा सकता है। तो लेट अस लर्न फर्स्ट टाइप 1 एंड देन गो टू टाइप 2। इसके लिए क्वेश्चन है डीजेबी क्वेश्चन नंबर 1। चलिए डीजेबी में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे नोट कर दीजिए, डीजेबी क्वेश्चन 1। Yeah, here we are. Y Limited is a manufacturer of cardboard boxes, and analysis of its operating income between 16-17 shows the following. So yes, it's a kind of reconciliation, you are correct. So interesting part क्या है इस सम में कि they have already done some workings of this all these, otherwise ये हम लोग को निकालना पड़ता है। अभी कैसे निकालते हैं उसका डिटेल हमारा नोट्स में दिया हुआ है। ये सब कुछ वेरिएंसेस हैं जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ वेरिएंसेस है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ग्रोथ इफेक्ट दिया हुआ है, प्राइस इफेक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट दिया हुआ है और ऑपरेटिंग इनकम भी निकाल के दिया हुआ है एक तरह से। मतलब टाइप 1 में जो हमने सीखा वो यहाँ पे क्वेश्चन में किया हुआ है। विदाउट डूइंग टाइप 1 वी कैन नॉट डू टाइप 2, विदाउट डूइंग टाइप 1 वी कैन नॉट डू टाइप 2। तो टाइप 1 यहां पर ऑलरेडी किया हुआ, आप ठीक से देखो। ओके, सो रेवेन्यू 40 लाख से तो उसका ग्रोथ आ गया 4620, जिसमें वॉल्यूम का कारण है 2 लाख फेवरेबल और प्राइस का कारण है 4,20,000 फेवरेबल। इसी तरह से कॉस्ट में तीनों दिया हुआ है, इसका मतलब ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। अगर फिक्स कॉस्ट होता ना तो तीनों नहीं होता, फिक्स कॉस्ट होता तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस इफेक्ट होता। सो कॉस्ट में आपको तीनों दिया हुआ, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग इनकम निकाल के दिया हुआ है। सो यू नो दैट द ग्रोथ इफेक्ट इज दिस मच, प्राइस इफेक्ट इज दिस मच एंड प्रोडक्टिविटी इफेक्ट इज दिस मच। सो ये टाइप 1 यहाँ पे क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये अंदर का कैसे आ रहा है, ये नहीं सीखना है हम लोग को, सीखना तो है। अब ये कैसे आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ज्ञान चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ज्ञान चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सब डिटेल लिखा हुआ है कि नोट 1 में। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस याद है कि नहीं, तो ये नोट 1, ये सेल्स प्राइस वेरिएंस है, ये नोट 2, नोट 4 में घुसा दिया मैंने। फिर नोट 5 इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दिस इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एंड दिस टू आर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, नोट 7। ओनली न्यू स्टफ हियर इज यू नो दिस नोट नंबर 2, यही खाली एक नया चीज होता है।
जो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं करते हैं। ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ये क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल, सोचो मेरा जो लास्ट ईयर का आउटपुट है, आप भी यहाँ लिख सकते हो, छोटा सा ही है, लास्ट ईयर और करेंट ईयर। लास्ट ईयर का आउटपुट है 2000, करेंट ईयर का आउटपुट हुआ 2400 या 2500 आउटपुट। लास्ट ईयर का मटेरियल कॉस्ट 50,000 था, इस ईयर का मटेरियल कॉस्ट 60,000 हुआ। मटेरियल कॉस्ट। सो मुझे जानना है ग्रोथ इफेक्ट ऑन मटेरियल कॉस्ट। देखो बाकी सब मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो सब वेरिएंस से निकलता है, तो आपको ये सब वेरिएंस निकालना आता है तो आपका काम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो नहीं आता, तो वेरिएंस एनालिसिस चैप्टर का इंतजार करो, आपका काम हो जाएगा। अभी आपको सीखना है सिर्फ ये नोट 2, क्योंकि ये वेरिएंस एनालिसिस का पार्ट नहीं है। और उसी के लिए मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया कि मेरा जब वॉल्यूम ग्रो करेगा, कॉमन सेंस लगाना, वॉल्यूम ग्रो करेगा तो मटेरियल कॉस्ट ग्रो करना चाहिए कि घट जाना चाहिए। ऐसे अंदाज लगाओ, आज मैं 2000 यूनिट बनाता हूं तो मटेरियल कॉस्ट कुछ आता है, अगर 2500 यूनिट बनाऊंगा तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। बेसिक आइडिया, बढ़ना चाहिए। आज मैं 2000 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जो मटेरियल कॉस्ट देता हूँ सप्लायर्स को, और फिर 2500 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो मटेरियल कॉस्ट तो ग्रो करना चाहिए ना। आज आप सैलरी 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं, कल आप 20 लाख रुपए साल का कमाएंगे, तो इनकम टैक्स जो भरेंगे वो बढ़ेगा कि घटेगा? अब आप बोलेंगे सर स्लैब वाइज तो कुछ अलग हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट वो सब छोड़ दीजिए। ओवरऑल अमाउंट का कंसेप्ट क्या बोलता है, बढ़ेगा कि घटेगा? तो बढ़ेगा ही। वॉल्यूम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, विथ वॉल्यूम ऑलवेज द कॉस्ट विल राइज, मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। अब फिक्स कॉस्ट होता है तो वॉल्यूम का असर नहीं होता। फिक्स कॉस्ट होने से क्या बोलेंगे हम लोग? फिक्स कॉस्ट होने से हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ होने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता। सो ग्रोथ इफेक्ट ऑन मटेरियल कॉस्ट कितना रुपया का होगा, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल को नहीं देखते, इसको मत देखना, डोंट सी दिस, इग्नोर। यू जस्ट कंपेयर, आउटपुट 2000 से 2500 हुआ तो मेरा ये 50,000 कितना रुपया से बढ़ जाना चाहिए। आउटपुट जब 2000 से 2500 हुआ तो 50,000 कितना हो जाना चाहिए? 50,000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 2500 करने से 62,500 आ रहा है। इट इज कमिंग 62,500। 2000 के लिए अगर 50,000 और 2500 के लिए 62,500 होना चाहिए, तो 12,500 से कॉस्ट बढ़ जाना चाहिए। तो 12,500 एडवर्स इज द आंसर। एडवर्स क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है प्रॉफिट पर। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? बीओ माइनस एओ, एओ माइनस बीओ नहीं है, बीओ माइनस एओ, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है तो एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है प्रॉफिट पर, और नेगेटिव दिखाने के लिए मेरे को 2000 माइनस 2500 करना पड़ेगा। 2000 माइनस 2500, एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ योर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट इज इक्वल टू 50,000 बाई 2000, so this is coming 12,500 एडवर्स। अब ये अलग है क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग वेरिएंस कभी करते नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट में इस तरह का वेरिएंस एनालिसिस नहीं होता है, इसलिए ये अलग से आपको बता दिया कि नोट 2 थोड़ा सा यूनिक होता है। ये नोट 2 आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्सेस कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी सोल्ड, बीओ माइनस एओ इनटू budgeted material cost per unit, you should also write of output, per unit of output। ठीक है, हो गया ये क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन का डिटेल्स को खोज के आपको ये सब एक एक फिगर वर्किंग नोट में निकाल कर यहाँ बैठाना पड़ता है, बट हमारा डीजेबी क्वेश्चन 1 में सब किया हुआ है। सो 1 करने के बाद ही टाइप 2 एक्टिवेट होता है। टाइप 2 में क्या है, व्हाट वी डू इन टाइप 2, टाइप 2 में ये ग्रोथ इफेक्ट है ना, इसका जो अमाउंट है इसको ध्यान देना, नोट 3 का अमाउंट नेट में जो आ रहा है, हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं
कि ये कैसे आया, मतलब हाउ डिड द ग्रोथ केम, ग्रोथ कैसे आया। तो ग्रोथ आने का दो कारण माना गया है। कारण नंबर 1, इंडस्ट्री साइज बढ़ गया होगा, और कारण नंबर 2, ग्रोथ आने का दूसरा कारण है, कारण नंबर 2, कि मार्केट शेयर हमारा बढ़ गया होगा। शेयर मतलब हमने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट अपने हाथ में ले लिया बाई गिविंग बेटर सर्विस टू कस्टमर्स और सेलिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, और इंडस्ट्री साइज बढ़ गया तो हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने करिश्मा किया। ठीक है, सो ये ग्रोथ इफेक्ट क्या है, व्हाट इज ग्रोथ इफेक्ट? ग्रोथ इफेक्ट कम्स ड्यू टू 2 रीजंस, इंडस्ट्री साइज एंड मार्केट शेयर। ठीक है, सो इसको ही अगर आप दो पार्ट में तोड़ते हो, इंडस्ट्री साइज एंड मार्केट शेयर, तो इंडस्ट्री साइज इफेक्ट अलग हो जाएगा, मार्केट शेयर अलग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बोलेगा कि कितना परसेंट, कितना यूनिट्स, जैसे अगर ग्रोथ मान लीजिए 500 यूनिट का आया है, तो कितना यूनिट इंडस्ट्री साइज से और कितना यूनिट मार्केट शेयर से है, क्वेश्चन बोल देगा। तो आपको बस रेशियो में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, फिर मार्केट साइज और प्राइस इफेक्ट को यदि हम मिला दें, मार्केट साइज और प्राइस इफेक्ट को यदि हम मिला दें, इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो कंबाइंड इफेक्ट का नाम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट, क्या नाम है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट इज व्हाट? जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि आप प्राइस चेंज करके शायद मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो, या फिर प्राइस बढ़ाकर, क्वालिटी बढ़ाकर मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इफेक्ट में दो चीज आता है, प्राइस और मार्केट शेयर, इन दोनों को ऐड कर दो और प्रोडक्टिविटी एज इट इज रहेगा, बट इसका एक और नाम है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट का एक और नाम होता है कॉस्ट लीडरशिप। तो आप उसको कॉस्ट लीडरशिप बुला सकते हो अगर क्वेश्चन ने बोला है तो। इसी से टाइप 2 आ गया। अब देखो आप टाइप 2 में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्प्लिट द ग्रोथ इफेक्ट इनटू मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। कैसे? इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स गिवन इन द क्वेश्चन। और फिर सजा दो, लास्ट ईयर प्रॉफिट रख दिया, मार्केट साइज इफेक्ट यानी कि इसको इंडस्ट्री ग्रोथ बोलते हैं हम लोग। मार्केट साइज इज नथिंग बट इंडस्ट्री साइज ग्रोथ। एंड देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में दो आ गया, शेयर और प्राइस रिकवरी, मार्केट शेयर और प्राइस रिकवरी। ऑलराइट, शेयर आ गया और प्राइस रिकवरी आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बन गया। ओके, एंड देन कॉस्ट लीडरशिप एक नाम दिया, तो दैट इज नथिंग बट प्रोडक्टिविटी, और करंट ईयर प्रॉफिट से मैच हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन है, खाली फॉर रीड्राफ्टिंग है, रीड्राफ्टिंग। नाउ जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सिंस यहाँ पे टाइप 1 पूरा किया हुआ है, यू डोंट हैव टू डू टाइप 1 वर्किंग्स। क्वेश्चन बोल रहा है वाई लिमिटेड सोल्ड 4 लाख बॉक्सेस इन 2016 एंड 420 बॉक्सेस इन 17। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि यहाँ पर वॉल्यूम रहा होगा 4 लाख, यहाँ पर वॉल्यूम है 4,20,000। ठीक है, तो ग्रोथ कितना आया? व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ कितना आया? ग्रोथ इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 20,000 बॉक्सेस। अब इसका कारण क्या है देखना, लिखा है ड्यूरिंग 2017 द मार्केट फॉर कार्डबोर्ड बॉक्सेस ग्रू बाय 3%। तो 2017 में मार्केट ही 3% से ग्रो हो गया, तो हमारा भी 3% ग्रो होगा। तो हमारा 4 लाख का 3% कितना होता है? 12,000। तो 12,000 कैसे आया? मार्केट ग्रो हो गया। मार्केट ग्रो हो गया मतलब ये इंडस्ट्री साइज बढ़ गया in terms of number of units, and all other changes are due to company's differentiation strategy and productivity। बाकी जो changes आया वो कंपनी का strategies के कारण आया। तो 20,000 में 4 लाख का 3%, जब मार्केट 3% से बढ़ेगा तो मेरा भी मार्केट में हिस्सा है 4 लाख का, तो मेरा भी 3% उसमें आना चाहिए। तो 4 लाख का 3% इज 12,000 बॉक्सेस, और इस 12,000 बॉक्सेस के बाद जो बचा हुआ है वो 8,000 बॉक्स बच रहा है, विच इज कमिंग ड्यू टू आवर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। तो दिस इज आवर मार्केट साइज इफेक्ट
and this is our market share effect. So what you will do, आपका ग्रोथ का अमाउंट है 1,40,000 फेवरेबल ना, इसको आप दो पार्ट में तोड़ दो इन द रेशियो ऑफ 12:8. कितना आता है देखो, 140 इंटू 12/20. So this is coming 84,000 favorable and this is coming 56,000 फेवरेबल. 1,40,000 को हमने ब्रेक कर दिया, इसी को ब्रेक कर दिया इन द रेशियो 12:8. हो गया आपका काम. अब बस क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम is due to industry market size factor. Answer is 84,000 favorable. Productivity factor, which is cost leadership, 58,000. And product differentiation. Product differentiation is basically sum of two things, which is market share and price recovery. So this two you can add. Now you check the solution. Industry size is 84. Productivity is 58. Correct? And share and price recovery you can add. Share is 56,000, price recovery is 1,64,000. So 56 plus 1,64,000, both are favorable. So you see the result is 220. Then in last year's profit, add this 3, you get the current year's profit and the sum is done. So ये एनालिसिस की बात है. अब ये सब वर्किंग आप अपने आप देख लीजिएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. आपको मैंने इतना सिंपली समझा दिया, उतना वर्किंग में आप एक बार नज़र डाल लेंगे तो भी काम हो जाएगा. आपका सम हो गया, ये एक टाइप खत्म हो गया. इजी एनालिसिस है, बस जाना तो सही क्या मैं कर पाया, साइज के कारण शेयर मेरा क्या बढ़ा, एफिशिएंसी से मैं क्या कमाया. ठीक है. सो ये सब बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है. आज और कोई होम टास्क नहीं है. आपका होम टास्क यही है कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वर्कबुक और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा डीजेबी को कर लें. 1 मिनट वर्कबुक में देख लेते हैं इसका कुछ सम है क्या. 1 सेकेंड रुक जाइए. है, वेरी गुड, मिल गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. वर्कबुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन है, वो इसी के ऊपर है, आप उसको जरूर कर लीजिए. यही आपका होम टास्क है. सो होम टास्क में वर्कबुक क्वेश्चन 1 ये यहाँ पे हम नोट कर दिए. आप भी ऐसे रेफरेंस नोट करते रहिए कि आपको ध्यान रहेगा कि किसके बाद क्या पढ़ना है. और ये आज आपको कर लेना है, जो मैं समझाया उसके बेस पे. ये कोशिश करके ना लिख के करो, ऑडिट मत करना सारा, वरना सेट नहीं होगा माइंड में. आई होप ये एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया होगा. और आज का पढ़ाई हम लोग का ख़त्म हो गया. अब अगला दिन ये चैप्टर चलेगा, पॉइंट 2 और 3 कवर कराएंगे. ठीक है जी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलते हैं फिर. ऑल राइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू.